आज के हमारे 843 में चीफ गेस्ट के रूप में आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, जो नर्मदापुरम से जिला पतंजलि किसान सेवा समिति के जिला प्रभारी हैं और नर्मदापुरम के गौरव हैं। किसानों के लिए जरूर गौरव है। किसानों के लिए हमेशा हर वक्त तैयार रहते हैं। किसानों का कल्याण कैसे हो, गाय की रक्षा कैसे हो, हमारे किसानों को अधिक से अधिक आय कैसे कमाई जा सके, इस दिशा में लगातार समर्पित भाव से लगे हुए हैं। और आज उनका चेहरा बताता है, क्योंकि जब व्यक्ति रिटायर्ड हो जाता है तो कहीं ना कहीं अपने परिवार के उसमें लग जाता है और वो बीमार होता रहता है, दवाइयां खाता रहता है और एक परिवार तक सीमित होकर रह जाता है। लेकिन हमारे आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी ने ऐसा ना करके और घर, समाज, परिवार और जिला और प्रदेश नहीं अन्य देशों में भी अपना नाम कमाया है और हमेशा किसी के क्षेत्र में, प्राकृतिक जैविक खेती के क्षेत्र में बहुत ही अनुकरणीय काम कर रहे हैं, ऐतिहासिक काम कर रहे हैं। और आपने योगाहार कार्यक्रम को जो रूप दिया है, लोगों को जोड़ा और जो ट्राइकोडर्मा के जो 10 फार्म लैब तैयार करके जो दिखा दिया कि किसान क्या कर सकता है और कितनी अपने पैसों से, अपने किराए से जाकर के प्रशिक्षण लेकर के जगह जगह जाते हैं, किसानों को ले जाते हैं, ये पुरुषार्थ कर रहे हैं। आपके पुरुषार्थ को मैं कोट कोट प्रणाम करते हुए, आप पतंजलि समृद्धि कार्यक्रम के ट्रेनर भी हैं और आप जो है हम सबके मार्गदर्शक भी हैं और हम सबको लेकर चलते हैं हमेशा हर वक्त। आप इस योगाहार कार्यक्रम के लिए, प्राकृतिक जैविक खेती के लिए और जैसा मैंने बोला कि किसानों के कल्याण के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं। तो मैं सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी को कि आप आए और हमेशा इसी प्रकार का स्नेह और आशीर्वाद और अपना अनुभव हम सबको प्रस्तुत करते रहे हो। दादू, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप चांद जैसे निकले हो हमारे इस सदन में। जी हो, सदन को नमन। और आदरणीय हमारे राज प्रभारी महोदय ने बहुत अधिक कुछ कह दिया। इतना तो नहीं, पर कुछ ना कुछ हम करते रहते हैं और इस योगाहार से हम बहुत जब से प्रारंभ हुआ है तब से इससे जुड़े हुए हैं। और जब ये बात आई कि योगाहार में हमें मुख्य अतिथि और प्रतिदिन नए योग शिक्षक और नए मुख्य अतिथि को लाना है, तो हम लोग प्रयास करते रहे, एक को ढूंढे, फिर वो दूसरों को बताए, तीसरों को बताए, यूट्यूब के माध्यम से जैसा भी हो इसमें हम लोग लगे रहते थे। आदरणीय मुकेश जी, मैं, आदरणीय रंजना जी और भी बहुत साथी, सब लोगों ने इसमें सहयोग किया और हम इस तरह से ढूंढते रहे और एक कारवा हमारा बनता चला गया। और ये निरंतर 1 साल तक हम लोगों ने अलग अलग लोगों को ढूंढा। इसी उसमें एक हमारे मुख्य अतिथि हमें मिले जो बंबई से थे, आदरणीय अशोक व्यास जी। आपने हाईटेक कृषि के संबंध में हमारे योगाहार में आकर के कहा, उन्होंने कहा हम गोबर को पका देते हैं, हम 1 साल में अपनी भूमि को जो है, आपकी जो भी भूमि है उसके सारे रेसिड्यू फ्री कर देते हैं। और उन्होंने जब ये कहा कि हम 1 एकड़ में 400 कुंटल भटे, 250 कुंटल मिर्ची, 400 कुंटल टमाटर पैदा करते हैं, क्योंकि हम तो शिक्षा विभाग से थे, रिटायरमेंट जो साथी थे, किसान थे, जो पहले से कर रहे थे, जो हमारे संपर्क में थे, हमने उनसे पूछा कि भैया क्या ये इतना हो सकता है? तो हमारे साथियों ने, जो मेरे प्रशिक्षण के साथी थे, उन्होंने कहा कि हाँ सर, इतना हो सकता है। जब ये बात हुई कि इतना हो सकता है, तो फिर सदन में लोगों से, जो हमारे मित्र हैं, उन सबसे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि इनको बुला लिया जाए, क्योंकि सब रसायन से खेती कर रहे थे। हमने उनसे संपर्क साधा, उनको यहाँ पर बुलाया, वो यहाँ पर आए। यहाँ पर पिछला मेरा जो जन्मदिन था, उस जन्मदिन पर हम किसानों से मीटिंग कर रहे थे और ये योगाहार में चर्चा भी हुई थी। तो किसानों के बीच हम उस दिन, अपना जन्मदिन तो था ही, पर हम किसानों के बीच धर्म कुंडी में 25 किसानों के बीच इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे और उसमें धीरे धीरे सने सने किसान जुड़ते जा रहे थे।
उनका कहना था कि यहाँ पर 20 किसान यदि तैयार हो जाएंगे और 20 एकड़ में सब्जी लगेगी तो हम इस सब्जी को बंबई में ले जाकर के बेचेंगे। उन्होंने अपने तरफ से प्रयास भी किया, परंतु 20 किसान यहाँ पर नहीं हो पाए और वो धीरे धीरे जो है कुछ 7-8 किसानों ने उसमें काम किया। 7-8 किसानों के कारण वो काम तो हुआ, परंतु जो मार्केटिंग की बात थी, अच्छा उन्होंने अपना काम वहाँ माँ नर्मदा ऑर्गेनिक के नाम से एक जो है कंपनी भी रजिस्टर्ड करा ली थी, लोगों से संपर्क में भी थे, परंतु यहाँ पर वो उतनी सब्जी नहीं हो पाई। इसी बीच वो यहाँ से कुछ समय के लिए चले गए, राजस्थान में उन्होंने अपना काम शुरू किया और वो स्वयं थोड़े 72 ईयर्स के तो थे ही थे, साथ में उनको शुगर भी थी, इस तरह से। परंतु यहाँ आकर के उन्होंने एक नई चीज जरूर हम लोगों को बताई, उसमें हम लोग जुड़े भी, साथ में करे भी। और जब हमने प्रत्यक्ष देखा कि बारिश के समय में जो मिर्चियाँ खराब हो रही थी, सारे किसानों ने देखा और वो मिर्चियाँ अच्छी हुई, तो लोग और भरोसा हो गया कि नहीं इनकी दवाई में दम है और कुछ ना कुछ होते रहेगा। तो कुछ किसान जुड़े भी, उन्होंने बीज भी बुलाया और साथ साथ जो है किया भी। इसी बीच क्या हुआ, जब लोग करते रहे, बातचीत होते रही, तो मैंने भी जो है मैंने कहा, हम मेरे यहाँ रहते भी थे, धर्म कुंडी में भी रहते थे, तो उन्होंने कहा ये करते हैं महाराज जी, मूंग की जगह आप जो है वो तरबूज लगा लो। तरबूज की बात हुई। इस बीच में हम लोग बाहर दवाई को बड़ा पसंद किया और वो प्रभाव भी डाल रही थी, परंतु बाद में गाडरवाड़ा से जो दवाई बन रही थी वो किसी कारण से उनके आपस में कुछ हो गया, तो वो नहीं हो पाए और उन्होंने जो है गाडरवाड़ा वालों ने जो है दवाई देना बंद कर दिया। तो इस तरह से जो है वहां से दवाई नहीं आई। मैंने भी उनके कहने पर तरबूज लगा करके जो है लगभग लगभग मुझे गया प्रसाद जी, 80,000 वीडियो बंद कर दो आपका। जी, गया प्रसाद जी, वीडियो बंद कर दीजिए। 80,000 का मुझे नुकसान हुआ। तरबूज तो हो गए, तरबूज हुए भी अच्छे, परंतु चूंकि हमने जैविक किया, पूरे प्राकृतिक किया जैविक, उसमें कोई रसायन नहीं डाला। रसायन नहीं डाला तो वो जो तरबूज जो है वो लगभग आधा किलो से कम के ही हुए, इससे ज्यादा उनका वजन नहीं बढ़ा। तो अब वो इतने छोटे तरबूज बाजार में बिके भी नहीं, तो क्या करें, तो बढ़िया मंदिर पे जाकर के बच्चों में बांटे और वो पूरे 1 एकड़ में हमको कुछ राशि नहीं मिली। ऐसे इसके बाद जो है उन्हीं दिनों मेरे एक मित्र है वो आए और कहने लगे चलो अपन घूमने चलते हैं। इसी शायद जुलाई की बात है, तो हम लोग इधर आए तो जुलाई में टमाटर लगे थे 35 एकड़ में। तो उस टमाटर को हम देख रहे थे, देखने गए थे हम दोनों, हमने देखा 35 एकड़ में टमाटर लगे हैं और आदरणीय शरद भैया को हमने वो टमाटर के पूरे वीडियो बताए। शरद भैया ने उसी समय कहा महाराज जी ये जो है 2.5 रुपए किलो भी नहीं बिकेंगे। हमने कहा क्या कह रहे भैया, कहने हाँ। और फिर तो वो मेरे साथी जो है उन्होंने कहा चलो यार अपन यहीं चलते शरद भैया के यहाँ, वो वहां से पास ही है और 10 किलोमीटर आगे। तो हमने कहा चलो। हम जब गए वहां पर तो बैठ के चर्चा हुई शरद भैया से। शरद भैया ने उस व्यक्ति को कहा कि यदि आप बल्हर लगा लेते हो मेरे कहने से और स्वीट कॉर्न लगा लेते हो तो आपको बहुत फायदा होगा। वो सज्जन पहले से भी लगा रहा था और इस मिर्ची का भी कर रहे थे, टमाटर का भी कर रहे थे, तो उनको बात लग गई और उन्होंने दूसरे दिन आकर के भैया से 3 किलो सीड ले गए और 3 किलो सीड ले जाकर के अपने खेत में लगा दी। हम लोगों ने देखा कि वो 3 किलो के सीड जो है
दवाई जो है वो अशोक व्यास की डाल रहे थे, और उसके माध्यम से जब वो बल्लर चली तो हमने आखिरी तक उनसे पूछा कि भैया आपको इसमें लाभ क्या हुआ है। उनने कभी नहीं बताया कि कितना लाभ हुआ है, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, जो भी उनको लाभ हुआ हो, पर वो बहुत प्रसन्न थे। का जो अनुमान है कि उनको लगभग लगभग खर्च निकाल के 1.5 लाख का लाभ हुआ होगा, ऐसे उन्होंने स्वीकृति जब दी। तब हम बड़ा खड़ में एक मीटिंग में ट्राइकोडर्मा के प्रशिक्षण पे बात कर रहे थे, तब भोजन करते हुए। इसी बीच हम लोगों ने, चूंकि अभी आपको बताया गया है कि हम लगे रहे, हम किसानों को ले जाना, कुछ करना, दूसरे हमारे मुखिया थे, तो वो उस तरह से वो बल्लर पे काम शुरू हुआ। दूसरे, जब इसी बीच क्या हुआ, हमारे नए मुख्य अतिथि जुड़े, डॉक्टर संतोष सिंह जी चौहान, जो पूना से थे। उन्होंने ट्राइकोडर्मा के संबंध में कहा, और कहा कि जो आपके इधर की जो जमीन खराब हो रही है रसायन खाद से और कीटनाशक से, उसको ट्राइकोडर्मा ठीक कर सकता है। तो हमने यहाँ पर चर्चा की, और यहाँ से हम 5 लोग उस प्रशिक्षण को लेने के लिए गए। हम लोगों ने वहाँ पर प्रशिक्षण लिया, प्रशिक्षण लेकर के वापस आए, उनसे चर्चा चलती रही। बाद में जाकर के नर्मदापुरम में 10 जो है लैब तैयार हो रही है। अभी इस स्थिति, हमारा सब सामान आ चुका है। हमको जो है मदर कल्चर नहीं मिल रहा था, हमने जब, क्योंकि मदर कल्चर से ही हम डेवलप करके आगे उसको बढ़ाएंगे, तो हमने जबलपुर में बात की, भोपाल में बात की, इंदौर में बात की, महाराष्ट्र में बात की। मदर कल्चर मिलना मुश्किल होता है। फिर आदरणीय मुन्नीलाल जी से बात हुई, आपने पवन सर से बात की, तो अभी हमको मदर कल्चर जो है पतंजलि से मिल रहा है। वो लगभग इस सप्ताह में हमारे पास पहुंच जाएगा। हम लोगों का प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है, किस तरह से हम उसको डेवलप करेंगे, 1 से 10, 10 से 100, इस तरह से वो बढ़ते जाएगा और वो हमेशा चलेगा। तो उस प्रक्रिया में हम लोग आ गए हैं, ये होगा। इसी बीच हम लोग जो है देवला पहाड़ जो है, देवला पहाड़ में एक प्रशिक्षण था, उसमें गए। देवला पहाड़ प्रशिक्षण में हम लोगों ने जो है पंचगव्य के जो चीजें तैयार होती है उस पर चर्चा। अमृत जल जो है, अमृत पानी जो है किस तरह से बनता है, खाद किस तरह से बनता है, इन सब बातों पर चर्चा हुई। और उसका परिणाम यह हुआ कि हमारे मित्र जो है मनीष सोनी जी, उन्होंने वहां से मूर्ति बनाना सीखा। उन्होंने पिछले बार गणेश की और लक्ष्मी जी की मूर्ति बना करके गोबर की उनको बेचा भी है, धन भी अर्जित किया है। वहां पर हमने एक बहुत अद्भुत जो चीजें देखी, घृत, सत्य धोत घृत, यानी घी को यदि हम 100 बार धोते हैं तो वो इतना कीमती हो जाता कि वो 16,000 रुपये किलो बिकता है। ये चीजें हमने वहां पर समझी, कर नहीं पाए क्योंकि वो कठिन प्रक्रिया है, पर वो चीजें वहां पर लोगों को प्रशिक्षण भी देते हैं, समझाते भी हैं। इस तरह से फिर बांस पर हम लोगों ने प्रशिक्षण लिया भोपाल में जाकर के। आदरणीय हमारे यादव जी भी उसमें ही शामिल थे, और हमने देखा कि बाड़ी में 35 एकड़ में बांस का होती हो रही है। अभी अभी जो है हमारे यहाँ पर हरदा से जो है वृक्ष आया, तो लगभग हमने सीड लेकर के आए, अपने उसी मल्चिंग पर
ड्रिप पर बलर लगाए, वो भी एक बांस उसमें बहुत महत्व। 300 बांस बनाए और उनको जो है कैंची लगा करके और तार के ऊपर बल्लर की बेलें अब इतनी बड़ी हो गई है कि वो तार पे चल गई है। हमारी जो सोइंग है बल्लर की, वो 1 और 2 जुलाई की सोइंग है। आज 23 जुलाई को हमारे कहीं कहीं पर उनमें फूल दिखने लगा है, मन में बड़ी प्रसन्नता है और हम लोग लगे हैं उसमें, उसके कार्यक्रम में। पहली साल है, नई शुरुआत है, कुछ चीज़ों में कमी हो जाती है, कुछ सीख रहे हैं, सीख करके आगे बढ़ेंगे। जैसे हमारे मूल मिशन का जो था कि भाई असफलता से ही सफलता की ओर, फेल्यूर मिशन है, उसकी जो कमियां हैं उनको दूर कर हम सफल हों, उन्हीं भावना पर काम करते हुए हम भी लगे हुए हैं। हमारा भी ध्येय है कि हमारे यहाँ के जो छोटे किसान हैं वो आवाज नहीं आ रही मेरे जी भाई साहब। से चालू है माइक तो। सेठ की खेती हो रही है, पेट की खेती नहीं हो रही है। जो भी उपज होते हैं लगभग उसका 60% तो बाहर ही चला जा रहा है। कटाई से लेकर के कहाई तक, सोइंग से लेकर के सब सब मशीनों से हो रहा, किराए से हो रहा। डीजल का बढ़ जाता है तो इधर किराए बढ़ जाते हैं। और आदरणीय दुबे जी ने जो बताया कि जो हमारे खाद्यान्न की कीमत है वो केवल 11 गुनी बढ़ी है और दूसरी सब जिनसों की कीमत 150 से 200 गुनी बढ़ी है। तो ऐसी स्थिति में किसान कैसे जो है वो बराबरी कर पाएगा, कैसे वो आमदनी बढ़ा पाएगा, ये सब चीजें जो है बड़े वो है। तो छोटा किसान, यदि हम खुद प्रयोग करके देख रहे हैं 1 एकड़ में कि हमारा कितना खर्च आएगा, कितनी लागत आएगी और क्या हम नए मार्ग पर उसको लगा सकते हैं छोटे किसान को कि वो इस तरह से शासकीय योजनाओं का लाभ लेते हुए अपने पैरों पर खड़ा हो सके, अपने परिवार के अच्छी तरह से, जो परिवार के उसके परिवार के प्रति उसके कर्तव्य है, बच्चों के पालन पोषण शिक्षा से लेकर के, उनको वो पूरी तरह से अच्छे से कर सके और वो अपनी जमीन को बचा सके। इसी प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं। इसी प्रयास में हर जगह जहाँ से भी अच्छी चीज़ें प्राप्त हो रही है उसको प्राप्त कर, जो एक्शन की बात होती है, आदरणीय पवन कुमार जी कहते हैं कि हमको एक्शन में परिवर्तन करना चाहिए, उस ओर हम लोग लगे हुए हैं। हमारा नेतृत्व जो है सारे कोरी के वैज्ञानिक तो कर ही रहे हैं, साथ साथ जो किसानों का अनुभव है वो भी हम साथ में लेकर के चल रहे हैं। आदरणीय शरद भैया जी जो है बहुत वर्षों से इस काम में लगे हुए हैं, उनका एक अनुभव है और वो कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं, नया सोचते रहते हैं। अभी हम लोगों की जब हैदराबाद में चर्चा हुई तो भैया ने जो है कि जो हम गोकृपा अमृत बना रहे हैं या गोकृपा अमृत में जो है गुड़ की जगह उन्होंने गन्ने का उपयोग किया और उससे जो है उस गोकृपा अमृत की बहुत ज्यादा गुणवत्ता बढ़ गई। अभी हम लोगों ने, जो हमको थोड़ा सा जबलपुर से ट्राइकोडर्मा मिला था, उस ट्राइकोडर्मा को हमने मल्टीप्लाई करके
आगे बढ़ाया। और उसके परिणाम कल हमने देखे कि उनके खेत में जो है पूरा ट्राइकोडर्मा फैल रहा है, और जो मक्का लगाई हुई है वो मक्का की ग्रोथ बहुत अच्छी आ रही है। और इससे ही प्रभावित होकर के हमारे आदरणीय जो वर्मा जी के पापा जी है, उनका भी इसमें बहुत विशेष रुचि है। और उन्होंने जो है जब आदरणीय डॉक्टर साहब से बात की तो उनको उनकी बात में बहुत सत्यता लगी, और उन्होंने पहले ही कह दिया था कि ये जो लो कास्ट लैब बनाना है, तो उन्होंने सहमति दी। और लो कास्ट लैब बनाने की प्रेरणा हमें उनसे ही मिली, कि उन्होंने कहा कि नहीं इसमें बहुत है, तो फिर हम लोग उसमें लग गए। और ये लो कास्ट लैब जो बनाने की चर्चा है उसको हमने आगे बढ़ाया। 10 किसान हमारे साथ आए, हमने आदरणीय डॉक्टर साहब को यहाँ पर बुलाया, उन्होंने यहाँ पर जो है पुनः प्रशिक्षण दिया। अब वो लो कास्ट जो है वो चल रही है, वो भी एक काम चल रहा है। गोबर पर भी, गोकृपा अमृत पर भी काम चल रहा है। और जो जीवामृत, बीजामृत और घनामृत बनता है, घनामृत में हमारे मित्र राकेश जी जो हैं रायसेन से, वो भी जुड़े रहते हैं। और उन्होंने जब हमको बताया कि हमने गेहूं का उत्पादन जो है 24 कुंटल लिया है, तो हम पुनः आश्चर्यचकित हो गए कि इस तरह से कैसे। पर उन्होंने हमको वो प्रक्रिया भी बताई। वो तो बहुत पहले से, लगभग 6 साल 7 साल से वो अपने खेत में जैविक कर रहे हैं, और धीरे धीरे बढ़ करके, क्योंकि गेहूं के संबंध में ये कहा जा रहा, पर उसमें उन्होंने कहा कि मैंने अपने खेत में खाद की मात्रा बहुत बढ़ाई है, और सबसे ज्यादा उन्होंने गोमूत्र और जो है मही का उपयोग किया है। और इससे ही उन्होंने जो है खाद को बनाया है। 7 दिन के साथ वो इस तरह से बना करके अपने खाद की मात्रा उन्होंने बहुत बढ़ाई। हमने भी उनसे प्रेरणा लेकर के कि ये जो है खाद, चर्चा चल रही है हमारे गांव में, ये समय जो है सारा गोबर घोड़े पर डाला जा रहा है, फेंका जा रहा है, वो सब बह करके जा रहा है। तो कुछ 2-1 मित्र मेरे तैयार हुए हैं कि इस गोबर को एकत्रित करके हम खाद में परिवर्तित करेंगे। निकट भविष्य में हम लोग जो है उस तर्ज पर काम करना चाह रहे हैं। और गोबर हमको ये बरसात के दिन में तो उपलब्ध होता, ये सीजन तो हमारा निकल गया, परंतु अगले सीजन तक निश्चित रूप से हम वो 4 माह में जितना भी गोबर गोमूत्र व्यर्थ जा रहा है उसका सदुपयोग करेंगे। ऐसे हम लोगों ने प्लानिंग कर ली है। कुछ किसान भाई मेरे गांव के वो तैयार भी हुए हैं, और घर का सकारात्मक जब परिणाम आ जाएगा तो मैं और किसानों को भी इसमें और जोड़ूंगा, उनको आगे बढ़ाऊंगा। तो इस तरह से हम इस सब काम में लगे हुए हैं। जी ओम, सदन को नमन। आप सब लोगों के जो है अच्छी भावना से, शुभकामना से ये काम सफल होगा तो निश्चित ही हम अपने क्षेत्र के जो छोटे किसान हैं उनको आत्मनिर्भर करने का प्रयास करेंगे, इसी को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जी ओम, उन्हें सदन को नमन। जी आदरणीय भाई साहब, आपने बहुत ही अच्छे से योगाहार कार्यक्रम के बारे में, और हमारे योगाहार में चीफ गेस्ट भी आए, योग शिक्षक भी आए, और जो भी किसान चीफ गेस्ट बनकर आए उनके बारे में भी बहुत अच्छे से जानकारी दी। मगर आज मैं आपसे ये बल्लभ के बारे में आपसे थोड़ी सी जानकारी चाहती थी, तो थोड़ा सा कृपया उसके बारे में बताइए। जी ओम, बल्लर के संबंध में मैं तो केवल इतना जानता हूं कि मैंने 2 जुलाई को अपने जो है कंपोस्ट खाद डाल करके पुरानी मल्चिंग पे उसे लगा दिया है, उसका मंडप बना दिया है,
और उसमें गोमूत्र और मही का मैं स्प्रे कर रहा हूं, और वो बढ़कर के अब यहाँ तक पहुंच गई है। और अब आगे क्या होगा ये तो भविष्य के गर्त में है, परंतु जो अनुभव है हमें, जो हमने आदरणीय सुशील भाई का जो अनुभव खेती देखी है, आदरणीय शरद भैया के यहाँ जो खेती होती है, उस सब को देख करके लगता है कि आगे हमारी भी बलहर अच्छी होगी। तो जब बलहर के परिणाम तो हम तब बता सकेंगे जब हमारी बलहर की फसल पूर्ण होगी। अभी तो हम केवल उसमें लगे हैं, हम तो विद्यार्थी है पहली कक्षा के, धीरे धीरे सीख रहे हैं और उस तरह से काम कर रहे हैं। जी हो। इस संबंध में आदरणीय शरद जी जो है अपने अनुभव बता सकते हैं, क्योंकि उनका वर्षों का अनुभव है और उन्होंने बलहर पर बहुत काम किया है। तो और जो ये जो बलहर है वो आदरणीय शरद भैया के घर में बनाया हुआ बीज है, ये कोई हमारा किसी कंपनी का बीज नहीं है। ये भी एक बात है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शरद भैया ने खुद, उनके पापा ने खुद ने इस बीज को डेवलप किया है। और ये बीज की विशेषता ये है कि ये दूसरी बलहर से 1 महीना पहले आती है, 1.5 महीना पहले आती है, तो इसमें रेट अच्छे मिल जाते हैं। क्योंकि समय से पहले आती है तो मार्केट आगे हम अभी कुछ बता नहीं सकते, परंतु हाँ, जो काम हमने किया है वो जारी है और हम एक्शन में हैं। जो कहते हैं ना हमको कुछ ना कुछ करना चाहिए, तो उस कुछ ना कुछ में हम लगे हुए हैं। अधिक जानकारी आदरणीय सदभैया जी इस पर दे सकते हैं। जी हो। जी वो धन्यवाद। और आगे आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई साहब। हैंड रेस बहुत है, जो भी पूछना चाहते हैं वो पूछेंगे, जो मेरे जी को जी जो भी जी जी ज्ञान जी आदरणीय है। डॉक्टर किशोर दुबे सर ने हैंड राइज किया है। जी स्वागत है सर आपका। दुबे सर महाराष्ट्र से। धन्यवाद ताई जी। आज हमारे मेहरा जी ने बहुत ही अच्छी वार्ता की और मुख्य मुख्य पड़ाव उन्होंने बता दिए कि किस तरह से उत्पादन बढ़ाने में उनका प्रयास रहा और कहाँ कहाँ से जानकारी मिली। हाईटेक से लेकर चौहान जी से लेकर देवलापार और आदि का उन्होंने जिक्र किया। और अंत में जो उन्होंने एक शिक्षक के नाते जो बात कही वो मुझे बहुत छू गई है कि भाई उत्पादन तो बढ़ रहा है, लेकिन उत्पादन बढ़ने के बावजूद और तबकों में जो पैसा मिलता है और किसान को पैसा मिलता है, इसमें जो अंतर आ रहा है यह तो चिंताजनक है ही। इस चीज को हमने कई बार यहाँ पे रखा है। अब फिलहाल अभी प्रेजेंट में ही सबको पता है कि 2-3 दिन से महाराष्ट्र में प्याज का आंदोलन चल रहा है। क्यों चल रहा? जो हमने इस सदन में बार बार बोला कि जब किसान को 2 पैसा मिलना शुरू होता है तो निर्यात बंद कर देते हैं, एक्सपोर्ट पे टैक्स लगा देते हैं। और वही बात हुई है। अब यदि ये किसान आंदोलन नहीं करते तो 24 रुपए किलो से उनकी खरीद नहीं होती। यह हकीकत जो है वो जमीनी हकीकत है। ऐसी स्थिति क्यों आती भाई? अब भंडारण का 2 लाख टन भंडारण करने की बात अभी क्यों आ रही है, पहले से क्यों नहीं आती? तो जो बार बार हम बोलते हैं कि किसानों का प्रेशर ग्रुप जब तक नहीं रहेगा, गाली गलौज देने के लिए नहीं बोल रहा मैं, लेकिन जब प्रेशर ग्रुप नहीं रहेगा तब तक ऐसी ही स्थिति आएगी। तो इस प्रेशर ग्रुप को बढ़ावा देना, उसको मेंटेन रखना, यह हम सबका कर्तव्य है। और उसमें जो आम किसान है वो तो आएगा ही, लेकिन इसके बावजूद हम जब इस तरह के ग्रुप में है तो जिनका एक परसेप्शन होता है
कि उनको निचला तबका भी पता है और ऊपर का तबका भी पता है, सिस्टम पता है, अर्थनीति पता है, समाज नीति पता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी पता है। ऐसे लोग अगर इसमें सम्मिलित होते हैं और उनका एक प्रेशर ग्रुप बनता है तो निश्चित रूप से किसानों की कोई भी फसलें आए, कुछ भी हो जाए, तो निश्चित रूप से उसमें समाधान आएगा। यह चीजों में जैसा अभी हमारे मेहरा जी ने बोला, तो यही जन जागरण जगह जगह पर होने की जरूरत है और उसी के माध्यम से यह प्रेशर ग्रुप मेंटेन करने की जरूरत है। मैं एक उदाहरण दूंगा कि जो सभी यहाँ के सुनने जनों को पता है, अखबार वालों की हड़ताल जब होती है या उनका प्रेजेंटेशन होता है या कोई सांकेतिक हड़ताल होती है, तो उसमें कोई ये नहीं बोलता कि मैं कांग्रेस वाला हूँ, या क्योंकि हम नागपुर एरिया में रहते हैं, तो दर्डा जी जो 18 साल तक मिनिस्टर रहे और अब राज्य में भी केंद्र में भी, और कांग्रेसी धारी ने रहे, लेकिन जब जब किसान के या अखबार के बारे में जो भी हड़ताली हुए, प्रेजेंटेशन हुए, उसमें वो खुद आगे रहे। ऐसा नहीं कि भाई मैं उस सरकार में हूं, लेकिन मैं अगर अखबार वाला हूं तो वो एसोसिएशन के साथ में हूं। उन्होंने खुले दिल से बोला, अखबार ये मेरा पहला पेट भरने का साधन है, राजनीति बाद में है। यह चीज बाकी संगठनों में जो व्यापारी संगठनों में होती है, वह चीज किसानों संगठन में नहीं आती। हमने देखा है, बहुत नजदीक से देखा है। तो वह चीज होनी चाहिए, यही हम इस माध्यम से बोलेंगे। और अंत में मैं एक बात बोलूंगा कि कल हम सब लोग, भारत के लिए बहुत गौरवशाली दिन था। तो जब वहां पे लैंडिंग हुआ और चंद्रयान उतरा, तो उस समय 2 लाइन की एक कविता मैंने लिखी है, सदन के सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ। चंदा मामा, चंदा मामा, चंदा मामा, चंदा मामा, आज हमारा यान आया, आगे हम भी आएंगे। आज हमारा यान आया, आगे हम भी आएंगे। धरती से जन लाएंगे, आप से मिलवाएंगे। धरती से जन लाएंगे, आप से मिलवाएंगे। चंदा मामा, चंदा मामा, चंदा मामा, चंदा मामा। धन्यवाद। जी ओम। आदरणीय दुबे जी को नमन। आपने जो बात की है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा एक छोटा सा निवेदन और रह गया था कि हमारे आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी जो है वो बागवानी के क्षेत्र में लगे हुए हैं और उन्होंने अपना जो मॉडल बनाया है, भविष्य में वो मॉडल निश्चित रूप से छोटे किसानों के लिए बहुत उपयोगी होगा। ऐसे हम ईश्वर से कामना करते हैं उनका मॉडल भी अच्छा चले। वो भी ऐसे, हम नर्मदापुरम में ऐसे 4-5 केंद्र, ये 10 तो बन ही रहे हैं, उनमें रामकृष्ण जी भी शामिल हैं, परंतु फिर भी ऐसे भी केंद्र बने। जैसे आप लोगों ने युवा हार के समय देखा कि हम सैनी गए थे। सैनी में एक अलग तरह के काम है। वहां पर हमको दूर से यह दिखता है कि इसमें पैसा लगा है, परंतु आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी ने हमें जो बताया कि इसमें शासन की योजनाओं का बहुत बड़ा योगदान है। शासन की जो योजना है वो छोटे किसानों के लिए भी है, बड़े किसानों के लिए भी है। उन योजनाओं का जो लाभ ले ले तो निश्चित रूप से जो है किसानों का भला हो सकता है। अभी इस संबंध में हम लोग जो है, जो महिलाओं के एसएचजी स्वयं सहायता समूह बने हैं, उनके साथ भी कुछ नया काम करने का सोच रहे हैं। उनसे चर्चा तो चल रही है, पर अभी वो जो हम में भी आत्मविश्वास इस तरह से जब आ जाएगा, जैसे हम शरद भैया के रिजल्ट देख लेंगे, हमारे खुद के रिजल्ट देख लेंगे,
जी आपकी आवाज चली गई। और भी हैंड रेज है जिनको थोड़ा सा जी जी पूछने में बात करें। ये बल्लर की वैरायटी कौन सी है साहब? बल्लर की वैरायटी भैया लोकल वैरायटी है, जो केवल अपने शरद भैया जी ने के पापा ने उसको डेवलप किया है। क्योंकि क्या है, वो खुद एग्रोनॉमिस्ट हैं, तो उन्होंने खुद ने इस बल्लर के बीज को बनाया है। ये कहीं अभी हमारी चर्चा चली थी आदरणीय पवन सर से, जब ये बीज पे चर्चा हो रही थी, तो शायद भैया ने उसको रजिस्ट्रेशन के लिए भेजा है कि यदि उसका होगा तो फिर रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा। तो ये बस इसकी विशेषता जो हमने बताई कि वो आगे आती है, बस ये उसकी विशेषता है। कितने दिन की वैरायटी है, कितने दिन में जाती बल्लर? अब देखिए आदरणीय शरद भैया जी बता सकेंगे, पर मैंने 1 और 2 जुलाई को रोपण किया था और अभी फूल आ गए हैं। तो अब 15 दिन में मतलब जो है वो बल्लर फलने लगेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो और वैसे हम सब चीजें लिख रहे हैं, कब हमने बोई है, कब कौन सी खाद डाला है, कब कौन क्या कर रहे हैं, तो ये सब अंत में हम बता। अब हमने ये भी लिख लिया है कि कितने एकड़ में लगाई है आपने? 1.25 एकड़ में लगी हुई है और लगभग। कितना बीज लगा उसमें? 3 किलो। डिस्टेंस क्या है उसका? डिस्टेंस हमने एक फुट पे जो है लगाई है, 1 फुट 1 फुट 1 फुट इस तरह से एक और इधर बाजू में डिस्टेंस? वो ज्यादा है, क्योंकि वो मेरे तरबूज का डिस्टेंस था, तो मुझे एक लाइन छोड़नी पड़ी थी। तो उस लाइन में मैंने अभी हल्दी लगाई है, कुछ भटे लगाऊंगा, कुछ जो है मूली लगाऊंगा, कुछ गाजर लगाऊंगा। इस तरह से जो एक एक लाइन जो मैंने छोड़ी है उनका उपयोग हम इस तरह से करेंगे। तो नहीं, एक जैसे सामान्य किसान अगर लगाए तो उसको कितना डिस्टेंस रखना चाहिए उसके बीच में? 4 फीट। 4 फीट। जी शरद भैया आप ही बोलिए। जी जी ओम 4 फीट। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज की योगशाला बहुत अच्छी रही और आज दादू हमारे मुख्य अतिथि हैं, तो उनका भी बहुत आभार है। और कल हम लोगों ने चंद्रयान में एक जश्न मनाया था, तो बहुत अच्छा घर में परिवार लोगों ने। और बल्लर के विषय में मैं बता दूं, ये बल्लर मेरे पिताजी द्वारा निकाली गई है और इस बल्लर से बहुत अच्छा पैसा हम लोगों ने कमाया। और हम चाह रहे हैं कि योगाहार के जो सदस्य हैं वो लोग भी कमाएं इसकी पैसा। और ये इसकी सोइंग जब होती है बल्लर की, तो ये बल्लर लगभग बाजार में 1.5-2 महीने पहले आ जाती है। अब 2 महीने पहले कोई फसल आएगी तो वो पैसा जरूर देगी। मैंने कई बार सदन में ये चीज उठाई है कि हम जब झोला लेके जाते हैं तो 100 रुपए किलो की सब्जी लेके आते हैं, लेकिन हमारी जब निकलती है जब 2 रुपए की निकलती है। ऐसा क्यों? इस पे आप लोग विचार करें। ये कई बार इस चीज को बताया है कि अपन लोगों को ये चीजें ध्यान देनी है। तो बल्लर 1 एकड़ में जब अपन लगाते हैं, अगर पूरी बल्लर आप लगाएंगे तो 7 किलो बीज आपका लगभग लगता है। और इसकी दूरी रो से रो 4 फीट रखते हैं और प्लांट से प्लांट की दूरी आप 1.5 फीट रखेंगे, 1.5 से 2 फीट रखिएगा तो आपकी बहुत अच्छी बल्लर प्राप्त होगी। 1 एकड़ में लगभग ये 100 कुंटल प्राप्त होती है। और बल्लर एक ऐसा पौधा है जो अपने यहाँ पैतृक रूप से जो अपने गांव के जो लोग थे और पूर्वज लोग हमेशा ही इसको बाड़े में करते हुए आए हैं। और पूरे देश में ये होती है विभिन्न रूपों से, कहीं लाल, कहीं काली, कहीं सफेद, कहीं हरी। ये बल्लर के बहुत स्वरूप हैं। करीब 20 कलर मेरे पास इसके, लगभग 20 कलर हम लोगों ने वो करके रखे हुए हैं। इसके इतने सारे कलर्स हैं और कलरफुल बल्लर है ये। और ये जो बल्लर निकाली है, जो ये मेरे पिताजी ने इसको निकाला है और इसका पंजीयन भी हो रहा हमारा योगाहार कार्यक्रम के माध्यम से। मैं आपको बता दूं, ये हमें बहुत बड़ा एक योगाहार ने तोहफा दिया कि ये वैरायटी मेरी मम्मी के नाम से, रमा कुंवारी सेम के नाम से ये पंजीयन होने जा रही है और इसका फॉर्म भरा गया है, जिसमें दिनेश सर हमारे पूरे कोऑर्डिनेटर हैं और वो कर रहे हैं। पिछली बार जब दादू आए थे मेरे पास तो ये टमाटर देखने आए थे,
तो इन्होंने बताया कि यहाँ पे एक 35 एकड़ में टमाटर लगा हुआ है और बहुत अच्छा फला हुआ है। मैंने कहा दादू वो सब बात अच्छी है, लेकिन ये जब टमाटर निकलेगा, जब 2 रुपए किलो बिकेगा, तो ये दादू और वो जो भैया आए थे वो मुझे देखने लगे। मैंने कहा देखिए चुनाव बहुत जरूरी है, समय, आप समय नहीं पकड़ेंगे तो आप उसको नहीं कर पाएंगे। तो दादू थोड़ा सा हंसने लगे और वो बात टल गई। लेकिन जब टमाटर निकला तो मुझे दादू ने फोन किया कि भैया वो तो 2 रुपए किलो बिक रहा है। तो मैंने कहा दादू क्या हुआ? अरे बोले भैया तो बहुत घाटा हो गया। बोले वो 2 रुपए किलो जा रहा है और टमाटर तो वो फेंक रहे हैं। मैंने कहा दादू ये रिजल्ट पहले ही दिख गया था और ये इतना अनुभव है मेरे, मैं बताऊं आपको, मैं, मेरी माता जी, पिताजी और बहुत सारे विज्ञान केंद्र, इसमें पवारखेड़ा कृषि विभाग, जबलपुर एग्रीकल्चर कॉलेज, इतनी जगह से जो ऊर्जा ली है। और इस ऊर्जा के बाद जब सदन की ऊर्जा मिल गई योगाहार कार्यक्रम की, यहाँ पे जैसे आपको हम बताएं कि ये संतोष सर को सबसे पहले दुबे सर ने वो किया था कि भैया 5-6 लोग चले जाओ महाराष्ट्र से और 5-6 लोग एमपी से होके और ये ट्रेनिंग ले लो। तो वो मुझे आज भी वो शब्द याद है कि दुबे सर ने कहा था कि ये बहुत फायदा होगा जमीनों में। और जब इसको फिर दादू ने बहुत ताकत से पकड़ा कि ये वाकई बहुत अच्छी चीज है, और दादू टीम लीडर हैं हमारे, मैं उन्हें, उन्हीं ने मुझे जोड़ा है इस सदन में। मैं उन्हें हमेशा अपना एक शिक्षक मानता हूँ और जब मौका मिलता है तो दोस्त भी मान लेता हूँ। तो ये मेरी वो है। और वो चीफ गेस्ट भी है, वो चीफ गेस्ट है आज के। जी जी बहुत उन्हें बहुत साधुवाद है। वो हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहें और हमारे हमारे जिले में क्या पूरे देश में ऐसी ऊर्जा बिखेरते रहें। काफी जिस काम के पीछे वो लग जाते हैं तो उनकी आदत है उस काम को अंजाम तक पहुंचा देना। तो जब ये बॉम्बे वाले सर को लेके आए थे, मेरे पिताजी से इन्होंने मिलवाया था, तो मेरे पिताजी ने कहा था कि ये इतना ऐसा हो नहीं सकता बेटा, हम, मैं भी एग्रोनॉमिक्स रहा हूँ और ऐसी कोई चीज नहीं आती जो कि 1 किलो एक ट्रॉली के जीवाणुओं को ले आए गोबर के। गो आधारित खेती के लिए तो गाय ही पालना पड़ेगा। लेकिन वो बॉम्बे वाले जी उन्होंने कहा कि नहीं साहब ऐसा हो जाएगा, हम तो नहीं ले पाए थे। दादू ने बोला भी और हमने लिया भी नहीं। और दादू के तरबूज मैंने बहुत खाए थे और बहुत मीठे थे। बस यही था कि उनकी जो साइज थी वो आधा किलो से ज्यादा बड़ी नहीं आई और उसमें काफी नुकसान हुआ। हाइब्रिड बीज लेना और उसको तैयार करना, प्रोडक्शन नहीं आया, तो दादू काफी थोड़े हताश हो गए थे। फिर मैंने कहा कि दादू आप तो बल्लर लगाइए और पैसे कमाइए। इस समय दादू ने बल्लर में अच्छी मेहनत करी और बहुत अच्छी बल्लर है, इस समय फूल गई है बल्लर। हमारे यहाँ बल्लर अभी आने वाली है, 2-4 दिन में आप लोगों को हम बल्लर खिलाने के लिए तैयार रहेंगे और आप लोग बल्लर खाने, इस बल्लर की सब्जी खाने आप आ सकते हैं। और अशोक भैया जब चाहें जब इधर फसल भी देख सकते हैं। जी जी ओम जी ओम। जी शरद भैया ये बीज उपलब्ध है, मिलेगा हमें? जी ये जी बहन जी, बीज चाहिए बल्लर हाँ का। मिल जाएगा बीज बहन जी, जिसको भी बीज चाहिए सब मिल जाएगा और बीज पर्याप्त मात्रा में रहता है। किसी को नहीं मिलेगा, बस हमारे योगाहार किसी को नहीं कार्यक्रम, मिलेगा बीज, हमें बीज हमने नहीं आया बोला है। था हम जो योगाहार कार्यक्रम से जुड़ा हुआ अटेंड कर रहा है उसको हम बीज बिल्कुल देंगे। और इसको इसके काफी कुछ पैसे लगेंगे इस शरद बार भैया? लगभग 100 किसानों ने बल्लर लगाई है मुन्नीलाल सर, लगभग 100 किसानों ने बल्लर लगाई है। और दादू के माध्यम से भी 10 से 12 किसानों ने बल्लर लगाई है और सभी प्रसन्न है। रूप सिंह भैया की बल्लर में भी फूल आने वाले हैं, रघुवंशी भैया की बल्लर भी बहुत अच्छी है। सभी मैंने जितने भी सदस्यगण हैं उनकी बल्लर काफी अच्छी है और बहुत जल्दी सदन में सभी लोग अपनी अपनी बल्लरों के लेके आने वाले हैं। और ऐसे ही अपन 1 तारीख को जो करने जा रहे हैं ककोड़े की खेती के ऊपर, तो उस पर भी मैं विशेष ध्यान देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि ककोड़े की खेती को पकड़ना पड़ेगा। ये एक प्राकृतिक आयुर्वेदिक फल है और इसके बहुत सारे गुण हैं और ये सबसे महंगी बिक रही है। आज भी अगर बाजार में जाएं तो मुन्नीलाल सर गए थे बाजार में लेने, उन्हें मालूम है, वो बताएंगे क्या रेट में लेके आए मुन्नीलाल सर।
मैं 80 रुपया 60 रुपया पाव। समझ 250 ग्राम लेके आए हैं वो 80 रुपए में। तो वैसी खेती मैं मतलब हम सदन को लेके तो बताना आए हम चाहता आधा हूँ। आधा किलो। जी जी 250 रुपया से 200 रुपया और 250 रुपया किलो आज बिक रहा है। रोज आधा किलो एक दो दिन में लेके आता हूँ। और जो पड़ोड़ा जैसे ककूरा बोलते हैं ये, और देसी। तो ये 50 से 60 कुंटल प्रति एकड़ पैदा होने वाली जो फसल है, इसको समझना पड़ेगा ये कैसे होगी। और इसको ये जब तिवारी सर समझाएंगे तो ये इस पे जितने अधिक से अधिक लोग 1 तारीख को जुड़े और उस चीज को लें। ये फसल ऐसी है कि कम पानी में भी होने वाली है, छोटे किसानों के लिए भी है। एक बार इस फसल को लगा लो, बार बार बोना भी नहीं है, बार बार खेतों को बखरना भी नहीं है। एक बार आप 4x4 की रो बना लें और बढ़िया उसको मल्चिंग करके लगाएं, तो ये आपको बहुत अच्छा इसमें उत्पादन होगा। और इस सदन के लिए नई वैरायटी है और ये पूरे भारतवर्ष में उगाई जाती है। आज लोग बाग पहाड़ों से लाके इसको खा रहे हैं और इसकी कंद पहाड़ों से खोद कर और अपने घरों में लगा रहे हैं। वो प्रक्रिया को भी बंद करना है। जो जो भगवान ने पहाड़ों में दिया है उन्हें पहाड़ों में ही रहने दें। अपने अपने विज्ञान से, अपने नॉलेज से इन चीजों को लगाना है। जैसे पवन सर कहते हैं, उन्होंने हमेशा कहते हैं कि मिसाइल जैसी ताकत होनी चाहिए। तो मैं चाहता हूं इस सदन में भी इतनी ताकत आए कि 10-20 किसान इस ककोड़े की बेल को अगली बार तैयार करने के लिए तैयार रहें। जी ओम। जी ओम। शरद भैया, बहुत सुंदर बल्लर के बारे में आपने बताया। और अभी बहुत सारे हैंड राइज भी है, 8 बजने वाले हैं। और जी सुमित वर्मा जी भाई साहब, स्वागत है आपका। हाँ जी, ये मैं बल्लर मेरे लिए नया शब्द है, मगर गूगल किया तो मुझे वो सेम दिखा, तो वो सही है क्या? बल्लर हाँ सेमी को सेम कहते हैं? सेम, जी हाँ, बलवर, सेम ही। बालर, सेम, बाल, ये शब्द हैं उसके। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। और हमारे बीच में एक कृष्णा भाई जुड़े हुए हैं, वो सदन के आखिरी में शायद अपना परिचय दे सकते हैं। जी आईटी से हैं स्वागत। वो भी। कृष्णा जी, आप जुड़े हैं क्या? हाँ जी, मैं जुड़ा हूँ। हाँ तो अपना परिचय दीजिए। जी सभी को राम राम। जी मेरा नाम कृष्णा सिंह है। मैं बेसिकली हूँ तो बनारस से, अभी फ़िलहाल मैं बैंगलोर में रह रहा हूँ। मेरा जो पारिवारिक बैकग्राउंड है वो किसानी का ही है। मेरे पिताजी सर्विस में थे इसलिए हम बाहर आ गए। किंतु हमारा अभी भी पुश्तैनी खेती है अभी वो छोटी हो गई है। तो मेरा जो रुझान है कई वर्षों से मैं इस पे प्रयास कर रहा हूँ कि अपने वापस से जो किसानी है बेसिकली जो हर्बल बेस्ड है और आयुर्वेद को बेस लेकर उसके ऊपर मैं काम करूं। तो उसी सिलसिले में मैं सुमित जी से कनेक्ट हुआ। उन्होंने मुझे इस ग्रुप के बारे में बताया और फिर मैं यहाँ से जुड़ा और मैं सेशन अटेंड कर रहा हूँ 2 दिन से। समझने की कोशिश कर रहा हूँ और लोगों को सुन रहा हूँ। और मेरा जो फ़ोकस है अभी मेनली बनारस साइड और एमपी साइड में भी है। तो मैं चाह रहा हूँ कि अच्छे जो धरती पे काम कर रहे हैं इस वक़्त, अपनी देसी बीजों को लेकर के देसी नस्लों को बचाना और खेती में जो आयुर्वेद को लेके जो रुझान है उसके ऊपर फ़ोकस करना, उस तरीके से मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो मेरा जो सोच है वो सिर्फ़ एक तरफ़ा नहीं है। मैं सब मिली-जुली जितनी भी हमारी पद्धतियाँ रही हैं भारत में, उसके जो पुनरुद्धार के लिए जो लोग कार्य कर रहे हैं मैं उनके साथ जुड़ूँ और अपना भी योगदान एक छोटा-सा उसमें दूँ। तो इसी सिलसिले में मैं सुमित जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस ग्रुप में आने का मौका दिया। तो मैं आशा करता हूँ आपसे जुड़ा रहूँगा और कुछ समय में जब मैं कुछ मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाएगा, तो मैं भी अपना प्रयास करूँगा इसमें अपना योगदान देने के लिए। सो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। राम राम। बस इतना ही मेरे बारे में। जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कृष्ण सिंह भाई साहब।
आज आपका योगाहार कार्यक्रम में स्वागत है। आप बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो आप जुड़े रहिएगा। और आगे हमारे ओमकारनाथ भैया जी ने एड्रेस किया है और ऐसे माननीय है। जी नमस्कार दीदी, मैं ओमकारनाथ पलामू झारखंड से। और मेरा समाधान हो गया। वो बल्लर के बारे में जानना चाह रहे थे कि बल्लर किसको बोलते हैं। तो बल्लर सेम को बोला जाता है, हम समझ नहीं पा रहे थे कि बल्लर क्या बोल रहे हैं। शरद भैया से थोड़ा सा पूछना चाह रहे हैं कि इसका कितना, 1 एकड़ में कितना खर्च होता है और इसका प्रॉफिट कितना होता है, ये जानना चाह रहे हैं। अगर हो सके तो संक्षिप्त में बताने का प्रयास करें। जी 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 बल्लर भैया, अगर आपके पास स्टेकिंग और बांस जो रहते हैं ना, लकड़ी, अगर आपकी मेड़ों में या कोई फॉरेस्ट्री आप करते हैं तो वो लकड़ी तो आप अपनी स्वयं उपयोग कर सकते हैं। जैसे मैं लगभग 5 एकड़ में हमारे किनारे आपको बताऊं सूबबूल लगाते हैं हम लोग, और ये सूबबूल की लकड़ी हमारे यहाँ लगभग अभी 10-5 ट्रक पर साल निकलती है हमारे यहाँ। तो वो लकड़ी का हम स्टेकिंग में उपयोग कर लेते हैं। फिर भी 1 एकड़ में लगभग इसका खर्च आता है 40 से 45 हजार रुपए, क्योंकि इसमें तार और वो लगता है। और ये जो इनकम देती है वो 1.5 लाख से 2 लाख तक आपको इनकम देती है, क्योंकि ये 70 रुपए किलो बिकती है। और सबसे अच्छी बात है ये जैविक है, तो इसमें बहुत सारी जैसे इल्ली है, बहुत सारे ऐसे लगते ही नहीं है। ये पैतृक है, अपन लोगों के बाड़ों में बुजुर्ग लोग हमेशा ही करते आए। और वो लोग राखड़ से, जैसे आपका मान लो माहू लग रही है तो वो राखड़ डाल के माहू भगा देते थे, ये उनके थे। और ये बल्लर बहुत पौष्टिक सब्जी है। एक इसके जो दाने हैं वो दाल का भी पूर्ति करते हैं, और जो बल्लर है वो सब्जी का भी वो आपको देती है। आप लगाइए, हम बिल्कुल आपको गाइडेंस करेंगे यहाँ से। जी बहुत अच्छा मैंने प्रॉफिट अच्छा है, लगाया जा सकता है। जी जी हाँ जी, और ककोड़ा भी आप अभी जो 1 तारीख को अपने यहाँ ट्रेनिंग है, आप ज्यादा से ज्यादा ककोड़ा में आपके शामिल होंगे। सदस्यों को जोड़िएगा। हाँ, ककोड़ा को सब हम अपने सब मेंबर को बोलेंगे कि भाई शामिल हाँ, हो इस दिन। क्योंकि ककोड़ा जो है वो बहुत पैसा देने वाला है। 200-250 रुपए किलो बिक रहा है, समझ लीजिए आप। और ककोड़े की खेती जिसने सीख ली 50 कुंटल प्रति एकड़, पानी भी कम लगता है उसमें, और आयुर्वेदिक फल है वो। एक फसल और है जो सहजन है, सहजन जिसको मूंगा बोलते हैं, जो बारहमासी होता है, उसके बारे में जानना चाह रहे हैं। अगर किसी सदस्य को जानकारी होगा तो एक दिन सहजन पर क्लास हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। वो भी बहुत ही पौष्टिक फल है, बहुत भारी मात्रा में सारा पोषक तत्व उसमें उपलब्ध हो रहा है सहजन में। तो अगर उस पर एक दिन मार्गदर्शन मिल जाए किसी सदस्य के माध्यम से तो बहुत अच्छा रहेगा। जी जी जी, बहुत अच्छा। ओम बहुत सारे हैंड रेस हैं। जी जी राजू जी 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 भाई साहब। सदन को सत सत नमन। बड़ा उत्तम जानकारी रोज हमें प्राप्त हो रही है। शरद भैया ने इसको हमारे शंका का समाधान कर दिया है। पूछने के लिए बहुत नहीं है, केवल हमें बीज की उपलब्धता हो जाए इसके लिए हम प्रयास करेंगे। शरद भैया से संपर्क करके 20 आधा एकड़ में हमको लगाना है ये। और एक जो प्रशिक्षण से संबंधित था तो श्री डॉक्टर किशोर दुबे जी के माध्यम से हमने भी जाके संतोष चौहान जी से प्रशिक्षण लेके आए हैं पुणे से। जी जी यही जानकारी देनी थी, और मुझे आपकी कृपा मिले कि मुझे वो बीज उपलब्ध हो जाए। जी मिल जाएगा, आप आ जाइए जब भी। धन्यवाद जी धन्यवाद। आगे आदरणीय ओम प्रकाश जी भाई साहब, स्वागत है आपका। आप भी अपना सवाल करिए। जी पहले ओम प्रकाश जी का परिचय भी हो जाए। जी हाँ, ओम प्रकाश भाई साहब आपका परिचय भी दीजिए, कहाँ से है? ओम प्रकाश कुमावत। योगाहार कार्यक्रम में जो है आप जुड़े हैं, आपका स्वागत है। आवाज नहीं जा रही है भाई साहब उन तक। बने सिंह जी का है। होगी पहाड़ों में। जी बने सिंह भाई साहब, स्वागत है। जी ओम। सदन के सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आज के हमारे मुख्य अतिथि जी
और योगाचार्य जी। योगाचार्य जी के पास तो योग का इतना अनुभव हो गया कि बस प्रतिदिन कोई क्लास में जोड़ दिया जाए, इनको योग लेने के लिए प्रशिक्षण दे दिया जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पुराने आदमी है, जो पुराना अनुभव हो गया ना सभी बीमारियों के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में। आज के हमारे जो मुख्य अतिथि है उनसे मेरा ये निवेदन है कि इतने दिनों से आपने एक्सपेरिमेंट किया, इतने नए नए मुख्य अतिथि आए, तो उन सभी मुख्य अतिथि से आप लोगों ने कौन सा मॉडल जैविक खेती में सफल हो सके और कौन सी फसल पर हो सके और सफल हो चुका है या हो गया है, इस बारे में थोड़ा प्रकाश डालें आप। जी ओम। जी ओम। अभी भैया हम लोगों ने जब ये आपने जो पूछा है तो लगभग 13 तरह के जो है अलग अलग तरह की पद्धति पे हम लोगों ने थोड़ा लिपिबद्ध किया है। उनके यूट्यूब देखे हैं, हमने प्रयास किया, CTBT पे काम हो रहा। जब उनके यूट्यूब देखते हैं तो वो एक अलग जानकारी देते हैं। हमारे दक्षिण भारत में भी अलग अलग लोग काम कर रहे हैं, उनके भी अपने अनुभव है। तो इस तरह से अभी हमने बहुत ज्यादा अपना प्रयास ये नहीं किया। हम लोग अभी अपने लोकल मध्य प्रदेश में क्या हो सकता है उस पे हम चर्चा कर रहे हैं। और उसी को जैसे अभी हम, जैसे मैं बताऊं कि गेहूं और धान और मूंग, ये 3 ही हमारे यहाँ की विशेष फसल है, पर इनके माध्यम से किसानों की कोई जो है आर्थिक उन्नति संभव नहीं है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। हो बहुत रहा है, मतलब 18 से 20 कुंटल हमारे यहाँ गेहूं निकल रहा है, 16 से 20 कुंटल के बीच में धान निकल रही है और 4 से 5 कुंटल के बीच में मूंग निकल रही है। मतलब इनमें लागत बहुत है, और लागत बढ़ जाती है तो किसान के पास कुछ ज्यादा रहता नहीं है। हर चीज जो है मशीन से है, हर चीज मशीन से है। तो इसलिए हम जो है अभी शरद भैया के नेतृत्व में सब्जी भाजी पर काम कर रहे हैं। और हमारा व्यक्तिगत मानना ये है, और मैंने अभी आपको एक चीज भी बताई, आदरणीय दुबे जी ने जो अपने को बताया है कि कहाँ 150-200 गुनी चीजें बढ़ी है और अनाज जो है केवल 11-12 गुना बढ़ा है। तो 11-12 गुनी चीज पैदा करके हम कैसे अपनी स्थिति सुधार सकेंगे, ये सोचने की बात है। परंतु हाँ, चीजों को यदि हम अच्छा बनाएंगे, जैसे भैया ने कहा कि अभी ककोड़ा है, बलहर है, और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो धीरे धीरे अपने सदस्यों के द्वारा निकलेगी, आएगी, उन पर हम जो है अपने लागत कैसे कम कर सकें, इस पे विशेष ध्यान दें। जैसे हमारे आदरणीय राकेश जी हैं रायसेन वाले, उन्होंने जो है अपने गेहूं के उत्पादन बढ़ा लिया, गेहूं का उत्पादन बढ़ाया जैविक में, और उसको बेच रहे हैं। अब आप वो 5,000 रुपये कुंटल गेहूं बेच रहे हैं, हम 2,500 में दे रहे हैं, डबल। तो मतलब यदि उनका 20 कुंटल हुआ तो वो 40 कुंटल के बराबर, वो 40 पंजे 200, यानी 2 लाख का गेहूं बेच रहे हैं 1 एकड़ में, और उनका गेहूं जो है बच भी नहीं रहा है। तो ये इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से हम अपने उत्पादन, जो चीज उत्पाद कर रहे हैं, उसकी वैल्यू कैसे बढ़ा दें और उसको फिर मार्केट में उतार दें। अभी देखिए, जैसे हमने अभी हमारे अशोक भाई जी का जो है मूंग रखी हुई है जैविक, उसके संबंध में जब थोड़ा बहुत प्रयास किया, इंदौर में बात हुई, उन्होंने वहां पर सैंपल बुलवाए हैं। आगे क्या क्या हुआ ये तो मुझे मालूम नहीं है, पर सैंपल तक भिजवाने की बात मुझे मालूम है कि रणजीत सिंह जी जो आए थे उनके पास भिजवा। तो अब हमारे पास मार्केट भी ऐसे खुल रहे हैं, यदि हमारी चीजें गुणवत्ता युक्त होगी तो मार्केट अब हमें इंदौर में बना बनाया मिल जाएगा, और उसका भी हम लाभ ले सकेंगे। जी ओम। मार्केट का तो अलग विषय। मेरा निवेदन है कि जैसे एक मॉडल ऐसा, कोई सा ऐसी पद्धति जो सभी क्रॉप पर काम करे, जैविक का एक ऐसा मॉडल होना चाहिए जो सभी जो क्रॉप है अपनी फसल की होने वाली, उस पर अपन सफल हो सके, ये मेरा सुझाव है। भैया ये काम जो है एक छोटा किसान या बड़ा किसान नहीं कर सकता, ये किसी भी यूनिवर्सिटी को जो है करना पड़ेगा। और यूनिवर्सिटी जो है इस पे शायद अपन ने पिछली बार बात भी हुई थी, तो जो है पंतनगर विश्वविद्यालय शायद इस पे काम कर रहा है, और वो कोई विद्यालय ही, मतलब विश्वविद्यालय, एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय ही इन सब पद्धतियों पर
चर्चा करके और उनके मतलब यूट्यूब पे बहुत अच्छी अच्छी बातें आ रही पर और भारत सरकार ने उन लोगों को जो है पद्मश्री भी दिया है, तो निश्चित रूप से कुछ तो सच्चाई होगी, पर अभी अपन ने उस पर काम नहीं किया है, इसलिए हम उसके संबंध में बहुत ज्यादा नहीं बता सकते। जी हो। हेलो। आप लोगों ने जैसे अमृत मिट्टी बनाना, अमृत जल बनाना और वर्मी कंपोस्ट खाद बनाना, ये तो किया है। अमृत मिट्टी बनाना और अपने खेत की मिट्टी को सरल ड्रस में परिवर्तन करना, ये पद्धति अपनाई है आप लोगों ने? नहीं, ये अभी नहीं किया हमने। जी जी जी। जी, मेरा निवेदन है कि बने सिंह जी आप कितने एकड़ में कर रहे हो जैविक खेती? 5 एकड़ में कर रहा हूँ। कौन सी पद्धति से कर रहे हो? अभी तो कुछ पतंजलि का खाद लाके तो कुछ वर्मी कंपोस्ट खाद वगैरह डाले थे, क्योंकि मेरे पास पानी की कमी है, इसलिए मैं वो अमृत मिट्टी बनाने में असफल रहा। नहीं, मेरा निवेदन ये है कि ये जैविक खेती प्रैक्टिकल की खेती है, भाषणों की खेती नहीं है। और यहाँ 99% भाषण चलते हैं इसमें। तो जैविक खेती प्राकृतिक खेती का एक मॉडल पालेकर जी ने सिद्ध किया, जो जीरो बजट प्राकृतिक खेती है पालेकर जी का। अब आदमी क्या है, उन चीजों को पढ़ता है लेकिन उसका इम्प्लीमेशन अपने फील्ड पे नहीं करता। न तो वो जैवामृत बनाता, न घन अमृत बनाता, न बीजामृत बनाता, न 10 परणी अर्क बनाता, ये कुछ नहीं करता। वो सिर्फ पढ़ता है और फिर दोस्त। तो इसकी जो मेन पद्धति है जीरो बजट प्राकृतिक खेती, पालेकर जी की पद्धति, उस पद्धति को लोगों ने विभिन्न प्रकार के अपने अपने हिसाब से उसको मॉडल बनाया है और विभिन्न प्रकार से आदमी उसको परिभाषित करता है, लेकिन मूल चीज यही है। जैसे पतंजलि एक मूल चीज योग है, उसी प्रकार इस जैविक खेती का मूल स्रोत ही पालेकर जी की पद्धति है। उस पद्धति को अपना के उसमें जो जो चीजें दी है, अगर उनका पूर्ण रूप से इम्प्लीमेशन आदमी अपने फील्ड पे करता है तो उससे फायदा मिल सकता है। लेकिन आदमी उसमें करता नहीं, क्योंकि उसमें कठिनाई है बहुत सारी चीजें, क्योंकि 10 प्रकार के पत्ते नहीं मिलते हैं, कोई चीज को कोई समस्या है तो वो आदमी खिंचवा जाता है। गोबर गोमातर में मैं कर रहा हूँ आज से 2014 से जैविक खेती प्राकृतिक खेती, वो और पालेकर जी की पद्धति से है। अब धीरे धीरे मेरा उत्पादन उस खेत में, पहले और 3-4 साल तो बहुत दिक्कत आई मेरे को, लेकिन मैंने उसको छोड़ी नहीं, वो अब पैदा होने लग गई है। लेकिन मैं 3 क्रॉप ही लेता हूँ उसमें, सब्जियां वगैरह उसमें नहीं लगाते हैं, क्योंकि उसमें और भी ज्यादा, क्योंकि अब समय इतना नहीं है कि उनमें दिन भर उनमें खपे। तो बाकी 3 क्रॉप है उसमें, तीनों क्रॉप उसमें बगैर दवाई के, ना कुछ भी, कोई पेस्टिसाइड कुछ भी नहीं, विदाउट। अब धीरे धीरे उसमें पैदावार होने लगी और उसमें अगर और मेहनत करें तो सब्जियां भी हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात जी जी जी। अभी उसमें जो मूंग है, मूंग उसमें 4 कुंटल 4 से 5 कुंटल प्रति एकड़ हुआ। उसमें सोयाबीन 5-7 कुंटल प्रति एकड़ हो जाता है। गेहूं में बहुत दिक्कत है, लेकिन गेहूं भी अभी 10-12 कुंटल पे आ गया है। पहले 4-5 कुंटल ही होता था उसमें, अब 12 कुंटल है। और रसायन में गेहूं 20-25 कुंटल होता है। तो जैविक खेती कोई सहज खेती नहीं, बहुत कठिन खेती। और जबकि मेरे पास कम से कम 40-50 गाय है, गाय भैंस गोवंश मेरे पास 100-150 गोवंश है, सभी मिला के मिलके, और ये सब उसमें डलता है पूरा प्राकृतिक रूप से। जी जी धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहते हैं? आपका माइक ऑन है जी, बोलिए। जी प्रदीप राज वर्मा जी, भाई साहब स्वागत है जी। ओम सदन को प्रणाम ओम। और मुख्य अतिथि को सादर प्रणाम। आज के नए मेहमान श्री कृष्णा भाई जी को भी मैं साधुवाद देता हूं और उनका हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूं बार बार। जैसे अभी शरद भैया से बात हुई थी कि बलहर और ककोड़ा के बारे में, तो एक चीज और है जो एक बार लगाने पे हमेशा के लिए उपलब्ध हो जाएगी और उसका भाव भी 200 रुपये किलो 150 रुपये किलो से कम नहीं है, वो कहलाती है मैनर। और हमारे यहाँ इस एरिया में ऐसा माना जाता है कि मैनर की सब्जी आपको इस सीजन में 1-2 बार खाना चाहिए, ताकि आपका पित्त दोष जो है उससे, बरसात जैसी शुरू होती है ना, तो पित्त का दोष कुछ ज़्यादा प्रकोप करता है। और मैनर की सब्जी खा लेने से पित्त का प्रकोप एकदम खत्म हो जाता है। क्या मेनर तो क्या हमारे यहाँ होती तो है? हर मेनर आदमी समझ में नहीं, ये बोल क्या रहे हो आप?
उस चीज को समझाओ क्या बोल रहा है। जैसे अभी शरद भैया ने बोला था ना कि अपन ककोड़ा के ऊपर काम करेंगे और बल्लर के ऊपर काम कर रहे हैं और ककोड़ा बहुत महंगा है। इसी क्रम में एक और फल होता है, सब्जी का फल है वो, उसको मैनर बोलते हैं। और जो मैनर है वो भी 150 से 200 रुपए किलो मार्केट में मिलता है पूरे सीजन भर, सिर्फ बरसात में ही होता है वो। तो उसका वृक्ष होता है, पेड़ होता है अपने नींबू के जैसा। उसको एक बार यदि लगा दिया जाए तो वो काफी दिनों तक आपको फल दे सकता है। तो अभी मैं पूरे सावन भर थोड़ी यात्रा पे हूँ। सुबह सुबह 8 किलोमीटर रोज जाता हूँ, मतलब शंकर जी के मंदिर में अभी भी यात्रा कर रहा हूँ। तो कभी कभी बीच में नेटवर्क की कमी आ जाती है। तो मैं बता रहा हूँ कि जो मैनर है वो पित्त प्रकोप है ना, तीन जो बात कफ और पित्त, तीन हमारे जो दोष होते हैं उसमें पित्त का दोष बरसात में बहुत ज्यादा होता है। और वो मैनर की सब्जी खा लेने से ही काफी उसमें रिलैक्स हो जाता है। इसलिए एक हम उस पर भी काम कर सकते हैं। मैनर काफी मात्रा में उपलब्ध भी है जंगल में, उनके पेड़ लगा सकते हैं। दूसरी बात आपने अभी बोला था पालेकर जी की कृषि पद्धति के बारे में। मैं 4 साल मतलब सन 18 में मैंने उनसे प्रशिक्षण लिया था और उन्हीं के अलावा 4 साल से मैंने कोई भी केमिकल नहीं लिया है, कोई भी केमिकल बाजार से नहीं लिया है। और आज मेरी खेती की ये हालत हो गई है कि उसमें कोई विशेष कीट नहीं आ रहे हैं अपने आप। किंतु मैंने उस पर काम जरूर किया है थोड़ा सा, जीवामृत के ऊपर। जीवामृत के ऊपर अभी अपने एक बार मुख्य अतिथि सुनीता जी आई थी पंतनगर विश्वविद्यालय से। उन्होंने एक जल बनाया था, कुणप जल। तो कुणप जल का मैंने उनसे फिर एक बार बात करके और उसका पूरा लिया। और अभी मैं जीवामृत की जगह कुणप जल ही बना रहा हूँ। और कुणप जल के रिजल्ट मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि उसमें वनस्पति का भी समावेश है। गोबर गोमाता गोमूत्र तो है ही, गोबर गोमूत्र तो है ही उसमें गुण, किंतु उसमें वनस्पति भी ज्यादा डाली है। और कुणप जल 2 तरह से बनाया है, एक मांसाहारी है और एक शाकाहारी। किंतु मांसाहारी तो मैंने बनाया था तो गांव के लोग मुझसे नाराज हो गए, क्योंकि इतनी बदबू आती है उसमें कि इसकी नहीं। तो वो एक ही बार बनाया, उसको बनाना बंद कर दिया। फिर उनसे मैंने संपर्क किया और वानस्पतिक बनाना मैंने शुरू किया है। अभी 2 बार बन गया है, तीसरी बार आज कल में बनाऊंगा मैं। और आज के मुख्य अतिथि ने बहुत अच्छी बातें बताई है कि वो मैंने अभी उनके यहाँ से वो लेके भी आया हूँ ट्राइकोडर्मा अपने खेत में डालने के लिए 2-3 दिन पहले। और कल मैंने उसका स्प्रे किया, परसों ही कर दिया था उसका स्प्रे मैंने। तो अपना योग आहार कार्यक्रम में नई नई चीजें जुड़ते रहें, नए नए लोग जुड़ते रहें और हमें नई चीजें मिलते रहें। इसके लिए बहुत बहुत सबका साधुवाद, धन्यवाद जी। धन्यवाद आपका भी। और बहुत सुंदर चर्चा हो रही है। बहुत देर से हमारी बहन प्रणाली मराठे जी का भी हैंड राइज है। आपका स्वागत है प्रणाली बहन जी। ओम ओम। हाँ, मैं तो बहुत जल्दी में थी जरा, इसलिए बार बार हैंड रेस कर रही थी। आज के योग शिक्षक आदरणीय मुनीलाल भाई बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन दिया। वैसे आज के मुख्य अतिथि रमेश चंद्र मेहरा भाई, आपका मार्गदर्शन तो विविधांगी ढंग से आपने देने का प्रयास किया, बहुत सुंदर। मेरा एक प्रश्न था कि मुझे आपने जो बल्लर बताया वो देखना था। बल्लर मराठी नाम क्या है और कैसा है बल्लर? और अभी बल्लर प्रणाली बहन मैं बताती हूँ। बोलते बाल। वाल वाल जो है ना हमारे उधर रहते हैं वाल। हाँ हाँ, वाली। वालाचे हाँ शिंगा म्हणतो ना आपण, ते आहे बल्लर। ओके ओके, हाँ हाँ हाँ, वो तो मेरे यहाँ बहुत मिल रहे हैं अभी अभी तो बहुत आनंद हो गया। और मुझे एक इच्छा थी कि रमेश चंद्र मेहरा भाई जी ने ट्राइकोडर्मा का मार्गदर्शन आप दे रहे हैं, आपको बहुत जानकारी है उसमें,
तो हमें ऑनलाइन कभी तो दिखाओ ना कैसा बनाना है ट्राइकोडर्मा, उसकी विधि क्या है, क्योंकि मुझे वो ज़्यादा से ज़्यादा जानकर उसका प्रचार नर्मदापुरम पधारो, नर्मदापुरम जी पधारो, ओम। सीधा लियो, ऑनलाइन ऑनलाइन नहीं, सीधे आओ स्कूल का क्या करूँ, छुट्टी स्कूल क्या दे। करूँ, स्कूल में तो 2 ही टीचर है मेरे। मैं रजा भी नहीं ले सकती हूँ, ऐसा हो गया है मेरा। मुझे तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या करूँ। जी ओम। धन्यवाद धन्यवाद। जी ओम, हम आपको अब उसकी पूरी प्रक्रिया बता देंगे, समझा देंगे। जी ओम। धन्यवाद धन्यवाद। आदरणीय ये कौन एक और हैंड रेज है, उनको और बुला लें। भगवान दास कुशवाहा जी। भारत। जी 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 भगवान दास कुशवाहा जी, भाई साहब स्वागत है आपका। जी आदरणीय मेरा सदन को ओम। और आज की बहुत अच्छी योग क्लास हमारे योगाचार्य जी ने ली, और हमारे आदरणीय चीफ गेस्ट महोदय ने भी बहुत अच्छी जानकारी दी, और जो संवाद चला वो बहुत अच्छा था। और आज अभी मुझे आदेश दिया गया था कि वो दवा बताना है, तो पार्किंसन की, जिसमें हाथ हिलते हैं, और ग्रुप में भी डली थी जो दवा, तो वो भी ठीक थी। आदरणीय मुन्नीलाल भाई जी ने भी डाली, डॉक्टर अपने राजेश जी ने भी डाली। लेकिन अभी वर्तमान की जो दवा स्वामी जी ने बनाई है बहुत फास्ट और बहुत अच्छा काम करती है, तो मैं उसको बता दूं। तो पार्किंसन, जिसमें हाथ पैर हिलते हैं, कंपन होता है, वो ग्रुप में फोटो भी डली है, सबने देखी होगी, वो दवा भी लिखी है। तो उसके लिए बहुत अच्छी दवा बनाई है स्वामी जी ने। पहली है न्यूरोग्रिड, और दूसरी है इम्यूनिटी ग्रिड, और तीसरी है सीवकथॉन। अगर सीवकथॉन ना मिले तो ओमेगा। इनको तीनों को खाली पेट एक एक सुबह लेना है, सुबह शाम एक एक गोली, सुबह शाम तीनों को लेना। और इसके बाद त्रयोदशांग गूगल और मेधावटी, भोजन के बाद एक एक गोली। और सारस्वतरिष्ट और अश्वगंधरिष्ट, दो दो ढक्कन पानी में मिला के भोजन के बाद लेना है। और आसन में 2 आसन करना है, भुजंगासन, मरकट आसन, सूक्ष्म व्यायाम, और अनुलोम विलोम सबसे ज्यादा करें, और भ्रामरी उद्गीत, ये प्राणायाम करेंगे तो बहुत जल्दी पार्किंसन कंपन की बीमारी ठीक हो जाएगी। और यही मेरे को जानकारी देना थी। तो जो भी इससे पीड़ित लोग हैं और किसी के रिश्तेदार कुछ हो सकते हैं, तो उनको भी जानकारी दे सकते हैं। ये बहुत बढ़िया स्वामी जी ने। आदरणीय, जो आप लोग बता रहे हैं इसको ग्रुप में, लिखित में ग्रुप में सेंड कर दीजिए, लिख करके ग्रुप में सेंड कर दीजिए। ओम। जी 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 आदरणीय, ठीक है जी जी। इसी के साथ सभी इनको को जो रिकॉर्डिंग हो रही है बने सिंह जी, इसको जो है आप सुनिएगा, और जिनको है उनको पहुंचा दीजिए। वो बार बार जो है जो बताया है इनके अनुसार, तो वो सुन लेंगे और समझ लेंगे। जी 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 सदन में और चीफ गेस्ट कोई है तो आप पूछ सकते हैं, ताकि दिनेश सर नहीं आए, समय दिनेश है। सर। और फिर जी है, दिनेश सर भी है जी, बुला देते हैं दिनेश सर को। जी दिनेश सेमवाल भाई साहब, आपका स्वागत है। आइए, बुला रहे हैं आपको। तो नए सदस्य तक जुड़े हैं, कुछ होता जो नहीं ना। नए सदस्य जुड़े हैं उनका स्वागत कराएं, उनका परिचय कराएं। जो आज सदन में नए सदस्य जुड़े हैं, वो उनका एक दूसरे का परिचय करा सकते हैं। उनका भी, जो हमारे अभिमन्यु जी का भी परिचय नहीं हुआ है। आदरणीय अभिमन्यु जी, और कौन, भारती पटेल जी, भारती पटेल माने आत्माराम पटेल, तुलाराम पटेल, सॉरी। और
हमारे आदरणीय इंद्र कुमार जी को अपन सुन नहीं पाए थे शायद उस दिन, जबलपुर से उसी दिन से जुड़ रहे हैं। इनका भी स्वागत है। बहुत आप जब से जुड़े हैं लगातार जुड़ रहे हैं, और नए सदस्यों में और यही है नए सदस्य जी। आप सबका स्वागत है। और दिनेश जी हैं क्या सदन में? हमें दिख नहीं रहे। दिनेश जी नहीं है तो इनको बुला लेते हैं, एक एक मिनट अपना परिचय उनसे ले लेते हैं। आदरणीय अभिमन्यु जी, आवाज पहुंच रही हो तो अनम्यूट करके आप अपना परिचय और दें, और ताकि हम सब आपसे परिचित हो सकें। आपका स्वागत है, आप इस युवा कार्यक्रम में रोज जुड़ रहे हैं जी। ओम नमस्कार। आदरणीय जी। सर मैं अभिमन्यु कुमार मेहता जी, पलामू झारखंड से बोल रहा हूँ। ओंकार जी के माध्यम से मैं जुड़ा हूँ यहाँ, और अभी मेरे कुछ ही दिन हुए हैं मैं इस योगाहार कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ हूँ, और यहाँ की होने वाली चर्चाएं सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं और भी बाकी किसानों को भी प्रेरित कर रहा हूँ, और करने की और भी लोगों को कोशिश कर रहा हूँ कि लोग इससे जुड़ें, और इसमें बहुत ही बेहतर जानकारियाँ हम लोगों को मिल रही हैं, जिससे कि किसानों को भी और लगभग सारे लोगों के फायदे की बात हो रही है। हमारी प्रकृति की भी फायदे की बात हो रही है कि ऑर्गेनिक खेती करें तो हमारे प्रकृति भी स्वस्थ रहेगी, हम भी स्वस्थ रहेंगे जी। अपने वाणी को मैं इतना ही कहकर विराम दे रहा हूँ। आप सब लोगों को मेरा कोटि कोटि नमन जी। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं रोज देख रहा था आपको, अच्छा लग रहा है। आप जोड़िए किसानों को। और आदरणीय इंद्र कुमार साहब, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो आपसे सम्मान आमंत्रित हैं। 2 शब्द आप भी इस युवा कार्यक्रम में प्रदान करने का कष्ट करें। जबलपुर मध्य प्रदेश से आदरणीय इंद्र कुमार जी को आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी ने जोड़ा है, और आदरणीय हमारे अभिमन्यु जी को ओमकार नाथ जी ने जोड़ा। इन सबको हार्दिक शुभकामनाएं, आभार। चलिए, शायद आवाज नहीं पहुंच रही है, तो अब आप इसका आभार करवा दें बहन जी। लगभग पुराने लोगों नए लोगों का सबका स्वागत कर लिया है। और रामकृष्ण रघुवंशी जी जुड़े हैं, मुनगा के ऊपर एक बार वो करेंगे, एक क्लास ले लेंगे। और जो आज के प्रदीप वर्मा जी ने जो बताया अपना जो बना रहे हैं वो, उसके बारे में भी एक क्लास में वो अपना मार्गदर्शन देंगे। रंजना जी, आप इनसे संपर्क कर लेना और आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें जी। धन्यवाद। और आज का आभार आदरणीय श्री शरद भैया जी को बुलाते हैं। आभार जी जी। ओम सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज के योगाचार मुन्नीलाल सर, उनका बहुत आभार है, और वह ऐसे ही हमेशा हम लोगों को योग सिखाते रहें, और इस चांद की तरह हमेशा सदन में वो उपस्थित रहें। और चांद की दूरी अब कम हो गई है, तो इस सदन के लिए बहुत विशिष्ट है। और आज हमारे मुख्य अतिथि दादू, उनका बहुत बहुत आभार है। वो हमेशा हम लोगों को नई नई ऊर्जाओं से जोड़े रखते हैं, और इस सदन में हमेशा उन्होंने, मुन्नीलाल सर और रमेश दादू जी ने ही मुझे जोड़ा, तो उनका बहुत बहुत आभार है। और वो ऐसे ही सदस्यों को दोनों जोड़ी घूम घूम के ढूंढते रहे, तो उन्हें बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, क्योंकि ये ढूंढने की कला है वो उन दोनों के पास ही है, और उन्होंने अभी किसी को दी नहीं है वो कला, तो दादू के पास ही है ये। तो जी, सही जी। तो इनका बहुत बहुत आभार है, और वो हमेशा हमारे नर्मदापुरम में ऐसे ही हमारा मार्गदर्शन देते रहे। आज के नए जो सदस्य हैं उनका पहले बहुत बहुत आभार कि वो लोग हमारे सदन में जुड़े, और अब नई ऊर्जा लेने के लिए हमेशा रहेंगे। पतंजलि आज पवन सर को काफी दिन बाद देखा,
तो सदन में बहुत अच्छा लगा। उनका भी बहुत आभार, और उनकी वहाँ जो टीम है उनका भी आभार। अशोक भैया का बहुत आभार, वो हमें समय समय पर नई नई जानकारियां देते हैं। भ्राता भगवान दास कुशवाहा जी, जो हमें शंखनाद से हमारा उत्साह को बढ़ाते हैं, और हमारी जो बीमारियां हैं उनके विषय में जो टिप्स और दवाएं बताते हैं वो बहुत उपयोगी होती है। भुवनेश्वर राय साहब, उनका भी बहुत स्वागत है। मैनी सिंह भैया हमेशा ऊर्जा अपनी बिखेरते रहते हैं। डॉक्टर किशोर दुबे जी, वो भी इस सदन में एक हनुमान जी जैसा काम करते हैं। उन्होंने उनके ही माध्यम से आज हम लोग ट्राइकोडर्मा बनाना सीख गए हैं, तो उनका भी बहुत बहुत आभार है। गजानंद भैया, उनका भी बहुत आभार है। इंद्र कुमार जी, कल्पना बहन जी, वो उनकी ऊर्जा हमेशा देखने को मिलती है। और कृष्ण कुमार जी, उनका भी बहुत बहुत आभार। ML गौर साहब, उनका भी बहुत आभार है। वो भी अपनी शिक्षा और अपने विषय में बताते रहते हैं। ओमकार भैया, उनका भी बहुत बहुत आभार है। प्रदीप वर्मा जी, जो तीखड़ से हैं, उनका बहुत आभार है। वो नए नए आविष्कार और नई नई ऊर्जा, और हमेशा इतने एक्टिव रहते हैं, कहाँ क्या है। अभी उन्होंने बेर की ग्राफ्टिंग मेरे यहाँ करी, उनका भी बहुत बहुत आभार है। रानी बहन जी हमेशा सागर के किनारे से जुड़ी रहती हैं, उनका भी बहुत आभार। दादू का हो गया है स्वागत, और दादू हमेशा ऐसी ऊर्जा देते रहें हमारे सदन में। और रामकृष्ण भैया, उनका भी बहुत बहुत आभार है। रूप सिंह भैया नई सब्जियां लेके अब आने वाले हैं बाजार में, उनका भी बहुत बहुत आभार है। उनकी भी बल्लर बहुत अच्छी हो गई है, वो भी बहुत जल्दी से अपनी बल्लरों की फोटो और सदन को उपलब्ध कराएंगे। सुमित वर्मा जी, वो नए ऊर्जावान हैं और नई नई टेक्नोलॉजी के साथ वो खेती में उतरे हैं, और उनका उत्साह देखने के काबिल। उमा भैया, वैशाली बहन जी, और योगाहार की जो रिकॉर्डिंग टीम है, और योगाहार के जितने भी इस सदन से जुड़े हुए सभी लोग जो लेफ्ट हो गए, उन्हीं सबका बहुत बहुत आभार है। आज दिनेश जी को नहीं सुन पाए, लेकिन उनका भी बहुत बहुत आभार जी। ओम। रंजना बहन जी का बहुत बहुत आभार है कि वो हमेशा ऊर्जा देते रहती हैं, और रंजना बहन जी की ऊर्जा से हमारा जो सुबह का जो काम चलता है योगाहार का, वो उन्हीं की ऊर्जा से चलती है, इसलिए बहुत बहुत आभार। और वो हमेशा मैंने देखा है कि वो घर में बनी हुई चाय पीती हैं, तो इनके लिए भी बहुत बहुत आभार जी। ओम। ओम भैया, कल हमारा जो इसरो का यान चंद्रमा पे उतरा है, उसके लिए सभी वैज्ञानिकों को बधाई, और आप सभी को भी बधाई, पूरे देश को। और उस पर एक छोटी सी हास्य कविता 2 लाइन की आई है, मैं प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। जी जी जी, स्वागत है, स्वागत। एक आदमी की चांद को देख भैया, एक आदमी की चांद को देख के मैंने यूं फरमाया, कहीं गलत डायरेक्शन ना हो जाए, उस चांद पे उतरने वाला यान इस चांद पे ना उतर आए। बहुत बढ़िया। आज से कैप लगाना शुरू कर दो भैया। क्या बात, देख रहे। और भैया जितेंद्र जी को धन्यवाद देना चाहिए यार, जब चाय बनी मिल रही तो। जी जी जी। चाय कोई बना रहा, धन्यवाद किसी को दे रहा है। बताओ। बहुत सुंदर। आज के हमारे योगाचार्य जी जो हैं और इसके सूत्रधार आज बैठे कहाँ हैं आप, ये तो बता दें। मैं लेट जुड़ा था आज जरूर, पर आप कहाँ बैठे हैं आज? स्टूडियो में जा रहे हैं, हम गुफाओं में। अब वो कंदराओं में घर से लेके कंदराओं, भैया वो मैडम का ध्यान रखना यार, नहीं तो पता लगा उनको, नहीं तो ऐसे कंदराओं में चले जाओगे हैं। चलिए, बहुत अच्छा ये रहा आज। आदत बन गई है, सहनशीलता
बढ़ गई है। बढ़ गई है हैं? और नहीं ये भाई साहब जो बैठे हैं वो स्टूडियो में बैठे हैं सुनने की और आदत वो हो गई। गायब भी हो जाते हैं। थोड़े दूर दूर अगर गए ना तो गायब हो जाते हैं। देखिए अब हैं? थोड़ी दूर गए तो गायब हो जाते, दिखते नहीं बिल्कुल। हाँ मैजिक है मैजिक। जी चलिए चलो सभी को पधारो धन्यवाद। पधारो। सभी ओम को